Just right now, I found out one video in the recommend section, bruh. और वो वीडियो का बस टाइटल और थंबनेल देख I said in my mind, how the fuck is this even possible? इसीलिए चलो देखा जाए दोगलापन, द राइज एंड फॉल ऑफ अस्नीर ग्रोवर। अरे भाई, मेरे को तो नहीं लगता है कि अस्नीर ग्रोवर का कुछ डाउनफॉल आया है। अस्नीर ग्रोवर का डाउनफॉल तो जब भारत पे का कुछ हो गया था सीन, तभी हो गया था। पर अभी तक रेलिवेंट तो है बंदा। आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल वी गोना सी। वो भी है तो 1 साल आगे का वीडियो है भाई, अभी पता चल रहा है मेरे को। सॉरी, ठीक है, चल रहा है। 1 साल आगे का वीडियो था, अभी तक जिंदगी चल रहा है। मेरे को तो लग रहा है अस्नील ग्रोवर का लाइफ तो मस्त चल रहा है, बिकॉज समटाइम्स his shots come in my feed, bro, and he is doing some social media shits too, bro. Yeah, bro, that's fact, bro. और अभी के वक्त पे देखा जाए भाई, ज्यादा बकचोदी क्यों कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बकलोल ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं पता। पहले आईआईटी, फिर आईआईएम, उसके बाद 1 साल बैंकिंग, फिर एक ग्रोफर्स नाम के स्टार्टअप में सीएफओ का काम, उसके बाद भारत पे नाम की खुद की कंपनी, फिर ढेर सारा पैसा, शार्क टैंक और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, और हाँ, एक किताब जिसका नाम दोगलापन। अश्नील ग्रोवर की लाइफ डिस्कस करने लायक है। वो बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई है। शुरुआत करेंगे बचपन से और जाएंगे कॉन्ट्रोवर्सीज तक, जब अश्नील के दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, और ये सब हम जानेंगे उनके इंटरव्यूज और उनकी लिखी किताब दोगलापन से। चाइल्डहुड, अश्नील दिल्ली से वो पैदा दोगलापन, यस सर, सब कुछ दोगलापन है, सब कुछ। बहन चोद, अभी माइक उधर रख के मैं बात कर रहा था और वो भी दोगलापन ही है। बहन के लंड। भी दिल्ली में हुए और काम भी दिल्ली में ही करते। उन्हें बचपन में ही समझ में आ गया था कि उन्हें सीए करके अपने पापा के दफ्तर नहीं जाना है। उनकी मम्मी की स्कूल टीचर थी, उन्हें लगा कि मुझे कुछ और करना है, तो फिर सबकी तरह उन्होंने भी इंजीनियरिंग करने की सोची, पर ऐसी वैसी जगह से नहीं, आईआईटी से। आईआईटी दिल्ली में उन्होंने एडमिशन लिया सिविल ब्रांच में। जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा, आपका चाइल्डहुड कैसे गया और व्हाट आर द थिंग्स दैट लेड टू दिस? यार लोगों को ना बोरिंग चीज़ें पे बात करने में बड़ा मजा आता है, राइट? तो मेरा बचपन कैसे गया, सबका बचपन जैसे रहता है वैसे ही गया यार। क्या आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली फ्रांस जाने की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंसा लियोन, एकेडमिक ईयर 2002-2003। आईआईटी दिल्ली से 6 स्टूडेंट्स फ्रांस जाते हैं। 2004 में अश्नीर आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद अश्नीर का सिलेक्शन आईआईएम अहमदाबाद में हो जाता है। वहां से अश्नीर 2006 में एमबीए कंप्लीट करते हैं। 2006 के बाद अश्नीर ने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन की। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्होंने 7 साल तक काम किया, बहुत एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने जो डील्स की उनकी पूरी वैल्यू $3 बिलियन की थी, या 20,000 करोड़ रुपए की। इसके बाद अश्नीर ने अपनी जॉब बदलने की सोची और फिर वो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में काम करने लगे। वहां पे वो फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे और इसी जॉब से उन्हें पेमेंट सिस्टम के बारे में डीप नॉलेज मिली। इन्होंने पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब जैसी कंपनीज को अच्छे से देखा, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी की और यहाँ पे उन्होंने 2 साल बिताए। 2015 में अश्नीर को एंटरप्रेन्योरशिप की पहली अपॉर्चुनिटी मिली, जब उनके कॉलेज के दोस्त अलविंदर शुरू कर रहे थे ग्रोफर्स, और अश्नीर इस बिजनेस में एक लौते सीएफओ बने। अश्नीर ने एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर यहाँ से ही सीखी। मिड 2017 तक 30,000 ऑर्डर्स पर डे ग्रोफर्स में आने लगे थे और कंपनी खड़ी हो गई थी। अश्नीर इस कंपनी से बहुत अटैच थे और लंबे समय तक इस कंपनी के साथ रहना चाहते थे, पर मिड 2017 में ही अश्नीर को ग्रोफर्स छोड़ना पड़ा। पर अश्नीर ने ग्रोफर्स से बहुत कुछ सीखा और अब वो अपना खुद कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसके बाद अश्नीर ने पीसी ज्वेलर्स ज्वाइन किया, क्योंकि वो रिटेल बिजनेस को भी करीब से समझना चाहते थे। पीसी ज्वेलर्स में वो कस्टमर्स को समझ रहे थे, उनका काम कुछ अलग था। वो पीसी ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड लोन बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वो 6 महीने तक करोड़। बाय द वे, आई डिड नॉट नो कि अश्नीर ग्रोवर पीसी ज्वेलर में भी है, क्योंकि पीसी ज्वेलर तो मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ भाई। मतलब रास्ते पे ही, समझ रहे हो ना, मतलब पीसी ज्वेलर, दैट बिग शॉप ऑफ गोल्ड विच आई हैव नेवर बीन टू। टोल बाग गए कि कस्टमर और दुकानदार की किस तरीके की साइकोलॉजी होती है। वहां उनका ऑफिस था। उसके बाद जून 2018 में अश्नीर ग्रोवर को एक मैसेज मिला आईआईएम व्हाट्सएप ग्रुप से। मैसेज विपिन अग्रवाल का था। विपिन अग्रवाल एक चाइनीज फंडिंग कंपनी में काम कर रहे थे और मैसेज में लिखा था, मेन बात अभी क्या हो रहा है पता है, ये चश्मा लगा के मैं इसीलिए देख रहा हूँ, पता नहीं किस लिए देख रहा हूँ, पर ये जब लगाता हूँ तो भाई इसी में फील आता है भाई, यही है अपना भाई, नहीं तो साला तीरी मीरी हो जाता है रे बबुआ।
कि जिस फिनटेक कंपनी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के शुरुआती स्टेज के लिए सीईओ की आवश्यकता है। अगर कोई पोजीशन में इंटरेस्टेड है तो बताओ। अश्नीर को पहले सुन के अजीब लगा कि शुरुआती स्टेज के लिए क्यों सीईओ की आवश्यकता पड़ रही है, पर फिर अश्नीर ने फाउंडर से मिलने की सोची। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में अश्नीर की मुलाकात होती है भाविक कोलाडिया और शाश्वत नागरानी से। यही दोनों आगे चल के अश्नीर के भारत पे में को फाउंडर बनते। अश्नीर को लगा कि मीटिंग 1 घंटे चलेगी और ये मीटिंग 4 घंटे तक चली। भाविक और शाश्वत एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। दोनों गुजरात से थे। शाश्वत का अभी 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था आईआईटी दिल्ली में और भाविक 5 साल बड़े थे। भाविक ने अश्नीर को समझाया कि सारे यूपीआई ऐप एक सिंगल क्यूआर पे चल सकते हैं। तब तक यूपीआई ऐप्स पेमेंट रिसीव करने में मर्चेंट से 2% चार्ज भी लिया करते थे, पर इन लोगों ने अश्नीर को कहा कि हम 1% चार्ज कर सकते। अश्नीर समझ गए थे कि प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल है, पर अश्नीर ने 1% ना चार्ज करते हुए कहा कि हम फ्री ट्रांजैक्शन के आइडिया पे काम करते हैं और रेवेन्यू बाद में शॉपकीपर्स को लोन देके जनरेट करेंगे। सब कुछ प्लान हुआ। भाविक और शाश्वत के 24% शेयर कंपनी में रहे और अश्नीर के 34%। भाविक सीईओ नहीं बन सकते थे क्योंकि उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ था। भाविक को पता लगा कि किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर जान लो तो उसका क्रेडिट कार्ड अपने तक डिलीवर कराया जा सकता है। उन्होंने ऐसा किया और एफबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। खैर, ऐसे शुरू हुई भारत पे की कहानी। अश्नीर ने फंड रेजिंग को खुद हैंडल करने के लिए कहा। उन्हें दिख गया था कि भारत पे पेटीएम, फोन पे, फाइन लैब्स इन सबसे बड़ा होगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ऐसा ही कहते थे अश्नीर। अमेरिकन एक्सप्रेस के संजय ऋषि ने 25 लाख का फंड किया। अक्षय मुंजाल ने 25 लाख का फंड किया। पेयू के नितिन गुप्ता ने और अंशु ने, इन सब ने मिलकर 1.9 करोड़ का फंड दिया और 15 अगस्त 2018 को भारत पे का फर्स्ट क्यूआर लॉन्च हुआ। भारत पे बाकी सारे पेमेंट्स ऐप का एक क्यूआर था, इसलिए उन्हें सारे कंपनी के लोगो अपने क्यूआर में लगाने पड़ते थे। इसमें दूसरी कंपनी जैसे पेटीएम और फोन पे ने केस फाइल कर दिया। फिर अश्नीर को ट्रेडमार्क लॉ में एक लूपहोल मिला कि दूसरी कंपनी का लोगो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते। फोन पे ने पे टर्म के यूज के लिए भी भारत पे कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया था, वो भी भारत पे जीत गया। नाम भारत पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भीम यूपीआई का रखने वाली थी और भाविक को ये नाम बहुत पसंद आया तो उसने रजिस्टर कर लिया। बहुत सारी इनोवेशंस की गई, जैसे नो कॉस्ट ट्रांजैक्शन, तुरंत ट्रांसफर किए गए पैसे का अकाउंट में आ जाना, जिसके लिए भारत पे ने यस बैंक के साथ कोलैब भी किया। प्री प्रिंटेड क्यूआरस, मतलब पहले से प्रिंटेड क्यूआर से दुकानदार के बैंक अकाउंट को लिंक करना। ये सब आज बहुत नॉर्मल है, पर उस समय बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सब रिवॉल्यूशनरी था। भाविक टैक्स साइड संभाल रहे थे, अश्नीर बैंकिंग रिलेशंस और टीम को संभाल रहे थे और शाश्वत डिस्ट्रीब्यूशन को। कंपनी में कोई चाहिए था जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। अश्नीर ने अपनी वाइफ माधुरी को हायर किया। माधुरी डायरेक्टर और एचआर हेड बन गई। आगे कंपनी ने और फंड उठाए और कंपनी लगातार ग्रो करती रही। इंटरनल चेंजेस होते रहे पर कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ा। मिक्की मलका जो फिनटेक का बहुत बड़ा नाम था, अश्नीर ग्रोवर को कहता है, मुझे लगता है तुम तो गए। अश्नीर ने पूछा कि अगर हमारी कंपनी बंद नहीं हुई तो क्या होगा। मिक्की मलका ने कहा अगर बंद नहीं हुई तो मैं खुद उसमें इन्वेस्ट करूंगा। 2 महीने का टाइम था, कंपनी बंद नहीं हुई और मिक्की मलका का अश्नीर के पास कॉल आया और मिक्की मलका ने भारत पे इन्वेस्ट किया। 2019 के अंत तक भारत पे एक लौता स्टार्टअप बन गया जो सिर्फ 15 महीनों में $0 से शुरू होकर $425 मिलियन तक पहुंचा। आगे चल के अश्नीर ने सोहेल जो काफी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थे उनको हायर किया और बिजनेस ऑपरेशन संभालने की जिम्मेदारी दी, जो काफी अच्छा काम कर रहे थे। पर सोहेल का किसी इंटरनल एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा था जो अश्नीर को पता लगा और उसके बाद अश्नीर का सोहेल से विश्वास उठ गया। आगे चल के कोविड के दौरान भी कंपनी ग्रो होती रही, फंडिंग उठाती और उसी समय एक बैंक को भी खरीदा और डूबने से बचाया। ये अश्नीर के लिए बहुत बड़ी बात थी। अश्नीर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कुछ हायरिंग मिस्टेक्स की थी, जिसमें से एक सोहेल थे जो आगे चल के सीईओ बनते। जसप्रीत कौर जो एक एम्प्लॉय थी जो सोहेल के बहुत करीब थी। रजनीश कुमार, सुमित, ये लोग एक दूसरे से बहुत करीब थे और अश्नीर हमेशा एक छोटे ग्रुप में हैंग आउट करते रहे। यही अश्नीर की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अश्नीर ने कोविड के दौरान $625 मिलियन की फंडिंग उठाई और आईसीसी को स्पॉन्सर भी किया। अश्नीर आईपीएल को स्पॉन्सर करना चाहते थे पर पूरे प्लेयर्स की जर्सी में इतने सारे कंपनीज के लोगो थे तो सिर्फ एक ही जगह अश्नीर को दिखी, प्लेयर्स के बाम। एक तरफ क्यूआर और एक तरफ भारत पे का नाम हो तो सबका अटेंशन वहां पे जाएगा, पर ये चीज रिजेक्ट हो गई। आगे चल के अश्नीर से एक बड़ी गलती हुई जो उनकी कंपनी से बाहर निकलने की वजह बनी। अश्नीर, भाविक, सोहेल और सुमित सब के सब जसपाल बिंद्रा से मिलने मुंबई गए थे। वहां पे पार्टी थी क्योंकि अभी भारत पे ने एक बैंक को खरीदा था। वहां पे अश्नीर आराम कर रहे थे और बाकी लोग ड्रिंक। अश्नीर ड्रिंक और स्मोक नहीं करते। अगले दिन भाविक अश्नीर को बोलते हैं कुछ लोगों को माधुरी को रिपोर्ट करने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो सीएफओ नहीं। सोहेल ने ड्रिंक करते हुए कहा कि अगर माधुरी बोर्ड मेंबर बनती है तो वो कंपनी छोड़ देंगे। सोहेल की बात सुनकर अश्नीर दंग रह गए। उन्होंने अपनी वाइफ को बोर्ड में अपॉइंट नहीं किया। अश्नीर की सबसे बड़ी गलती थी सोहेल को अपॉइंट करना और बोर्ड मेंबर बनाना उनके हिसाब से। इसके बाद शार्क टैंक के ऑडिशन शुरू हो गए। अश्नीर के घर में ऑडिशन चल रहे थे। अश्नीर दूसरे सेशन में अमन गुप्ता से मिलते जो शार्क टैंक के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर अश्नीर को धीरे धीरे करके सारे शार्क्स के बारे में पता लगा और वो बहुत खुश थे कि उन्हें इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हफ्ते में 3 दिन शूट होती थी, फ्राइडे से सैटरडे। शार्क्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। अमन, पीयूष, अश्नीर ये सारे लोग दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करते थे और इनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमन अपना हर बार एयरपोर्ट में मास्क उतारते थे और चेक करते थे कि क्या उन्हें कोई पहचानता है और बाकी सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। शार्क टैंक में शुरू में अश्नीर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आया, पर धीरे धीरे करके यही एटीट्यूड अश्नीर की पहचान बन गई और धीरे धीरे करके अश्नीर ही सबसे फेमस शार्क बन गए। आगे चल के जब जोमेटो का आईपीओ हुआ तो अश्नीर ने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए। सब सुन के दंग रह गए थे कि अश्नीर ने 100 करोड़ जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट किए, जबकि लोगों को क्या पता कि 5% उन्होंने खुद के पास से और 95% कोटक इन्वेस्टमेंट से लिए थे। आगे चल के अश्नीर नायका के आईपीओ में भी इन्वेस्ट करने वाले थे और इसके लिए भी वो कोटक से ही लोन लेने वाले थे। पहले तो सब कुछ ठीक था और कोटक के रिलेशन मैनेजर ने उन्हें 200 पेज की एक डॉक्यूमेंट साइन करने को भी भेजी। अश्नीर बहुत मुश्किल से बहुत देर तक इस डॉक्यूमेंट को साइन करते और एंड मोमेंट में वो नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि कोटक उन्हें लोन देने से मना कर देता। इस बात से अश्नीर को बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेते हैं कि अब मैं सीधे सीधे रिलेशन मैनेजर से बात करूंगा। रिलेशन मैनेजर और अश्नीर के बीच में प्रॉब्लम हुई। अश्नीर नायका के आईपीओ में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। इसी बीच उनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है जिसमें वो बहुत गालियां दे रहे होते हैं, पर उनके हिसाब से ये रिकॉर्डिंग उनकी है ही नहीं, ये किसी स्कैमर की है जो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता है। यहीं से चीजें खराब होना शुरू हुई। अश्नीर के बारे में इंटरनेट में बहुत सारी नेगेटिव बातें फैलने लगी। अश्नीर ने उनके लीगल एम्प्लॉय सुमित की मदद से कोटक को एक लीगल नोटिस भेजा जो उनके एम्प्लॉय की बदसलूकी
के लिए था। किसी ने उसे भी मीडिया में रिलीज कर दिया। पूरे मीडिया अश्नीर को विलन बना रही थी और कोई जैसे अश्नीर के साथ साजिश कर रहा था। इस पूरे मामले के दौरान अश्नीर का बहुत लोगों ने फोन नहीं उठाया। अब देखते हैं लोगों का दोगलापन, जिसकी वजह से अश्नीर को कंपनी छोड़नी पड़ी। अकॉर्डिंग टू अश्नीर इन इस बुक दोगलापन ही से शाश्वत, जिसकी मैं 1 साल तक डिग्री लेने में मदद। वही मैं जो बात कर रहा था कि डाउनफॉल आने का समय, तो वही भारत पे में जब जो सीन हुआ था वही वाला बात कर रहा था। अभी जो किया ठीक है, वही ये सीन तो करता रहा। वो भी अभी तक डाउनफॉल हुआ नहीं है भाई। जब पैसा कमा लो डाउनफॉल होने का नाम निशान कैसे आता है भाई, है कि नहीं? कहीं ना कहीं दिमाग लगा के इतना पैसा कमाया है तो ऑब्वियसली वो दिमाग तो है ही कि उतना पैसा को अब माइनस हो रहा है तो कैसे डबल करने का भी। पर किसी किसी में शक्ति ना हो सकता है, क्या पता। पर अश्नीर ग्रोवर इज नॉट वन ऑफ देम ब्रो, आई नो ब्रो। ऑल दोगला, ऑल दोगला, ऑल दोगला। इन सबके साथ मिला था और पूरे मामले के दौरान उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। भाविक ने भी ऐसा किया। भाविक की भी मैंने पूरी मदद की। क्रेडिट कार्ड वाले फ्रॉड के चलते भी मैंने उसे एक मौका दिया। अपने घर में भी मैंने उसे 1 साल तक रखा, वो भी बिना पैसे लिए। भाविक भी इन सबके साथ मिला और सोहेल ने इसे भी भड़का दिया। सोहेल, इसकी भी मैंने बहुत मदद की। बेस्ट ESOP दिया, CO बनाया, इसे बोर्ड में जगह दी, पर इसने मेरे ड्रिंक ना करने का बहुत फायदा उठाया और लोगों को ड्रिंक पे बुला के मेरे खिलाफ भड़काता रहा। सिकोया का इन्वेस्टर, सबसे बड़ा शेयर होल्डर सत्येंद्र सिंह, जो पाइन लैब्स में 10 साल से इन्वेस्ट करके बैठा था, जैसे ही अश्नीर बाहर निकले भारत पे को पाइन लैब्स के साथ इसने मिला दिया। सबसे ज्यादा बाहर निकलने से इसका ही फायदा हुआ। मैरी मलिक, रजनीश कुमार, सुमित, इन सबको किसी न किसी तरीके की अश्नीर से दिक्कत थी। अश्नीर के हिसाब से इन्होंने धीरे धीरे करके अश्नीर को लीव पे भेज दिया। माधुरी को रिजाइन करना पड़ गया। अचानक से एक मीटिंग कराई गई और बोला गया कि अश्नीर की लीव एक्सेप्ट कर ली गई है और माधुरी का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया, जबकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया था, ना लीव एप्लीकेशन ना रेजिग्नेशन। भाविक ने अश्नीर को मदद करने का बोला, पर सोहेल को बोर्ड से नहीं हटाया, जो उसे करना चाहिए था। अश्नीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करा और एक फेक इन्वेस्टिगेशन कराया। अश्नीर ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा कि पिछले 3 सालों से मैं जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाते रहा, उसके लिए इतना काम किया, उस कंपनी को छोड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे ऊपर फालतू के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं अपने ही इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लड़ रहा हूं, अपना टाइम खराब कर रहा हूं। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें भारत पे का हो रहा है। अश्नीर ने कंपनी से अपने शेयर के पैसे लेके रेजिग्नेशन दे दिया। अभी भी अश्नीर भारत पे के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इन सारे लोगों ने अश्नीर को दोगलापन दिखाया। अश्नीर की लाइफ बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई है, जैसे हमेशा काम करते रहना चाहिए। क्या जा रहा है, मैं अपने सोहेल को बोर्ड से नहीं हटाया, जो उसे करना चाहिए था। अश्नीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करा और एक फेक इन्वेस्टिगेशन कराया। अश्नीर ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा कि पिछले 3 सालों से मैं जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाते रहा, उसके लिए इतना काम किया, उस कंपनी को छोड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे ऊपर फालतू के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं अपने ही इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लड़ रहा हूं, अपना टाइम खराब कर रहा हूं। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें भारत पे का हो रहा है। अश्नीर ने कंपनी से अपने शेयर के पैसे लेके रेजिग्नेशन दे दिया। अभी भी अश्नीर भारत पे के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इन सारे लोगों ने अश्नीर को दोगलापन दिखाया। अश्नीर की लाइफ बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई है, जैसे हमेशा काम करते रहना चाहिए, चीजों को लेकर पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छी सीख पैसा तो आ रहे हैं ना। मिलती है कि लोगों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे लेसन्स आपके। और अभी तक भारत पे क्या बोलते हैं, सपोज अश्नीर क्रय होता सीधा सीधी अंदर से भी, अभी भी है लगता है, पर तो भारत पे कहाँ से कहाँ होता वो अश्नीर को ही पता है। हाँ जी ग्रोवर साहब।